उदाहरण 1, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है ABC, बोल दिया त्रिभुज ABC एक नाम का एक त्रिभुज हम बना लेंगे, है ना। उसकी भुजाओं AB मतलब ये वाली भुजा और AC ये वाली भुजा को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है जो दो बिंदुओं D और E पर AB और AC को प्रतिच्छेद करती है, ये वाली वो रेखा है ना, करे तथा भुजा BC B और C के समांतर हो, और ये वाली जो रेखा है वो भुजा BC के समांतर हो, मतलब कि BC समांतर है DE के, ये बोल रहा है ना। तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब दिया है कि DE समांतर है BC के, और ये भी दिया है, अच्छा, और ये सिद्ध करना है कि AD अपॉन ये भी अगर ये समांतर है, ये रेखा और ये रेखा, मतलब कि ये वाली जो रेखा है मध्य बिंदु से जा रही है AB और AC के को काटती हुई, और रेखा ABC भुजा के समांतर है, तो कह सकते हैं कि ये जो रेखा है वो इन दोनों भुजाओं को, बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर BC समांतर है DE के, तो AD अपॉन DB होगा, बराबर होगा ये AE अपॉन EC के, मतलब कि ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगी। हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के। अब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC कैसे आया? जब ये दोनों एक भुजा से ये रेखा जो समांतर है, तो जब समांतर रेखा खींचती है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है ना। ऐसा हमने प्रमेय में अभी पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने प्रमेय में पढ़ा है कि एक जो रेखा प्रतिच्छेद करती है दो भुजाओं को त्रिभुज के, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, और अगर समांतर है तो वो जो रेखा है वो दोनों भुजाओं को, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब AD अपॉन DB को अगर उल्टा करके लिखें, ये ऊपर चला जाए और ये वाला भाग नीचे आए, तो इस पक्ष में अगर होता है तो इसमें भी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो AD अपॉन DB को DB अपॉन AD लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, अगर ये बदला तो ये भी बदलेगा, EC अपॉन AE आ गया। उसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए तो आया क्या? DB अपॉन AD प्लस 1 और EC अपॉन AE प्लस 1, दोनों का इसका LCM लिए तो AD आया LCM, AD कैंसिल, बचा क्या? DB प्लस AD से 1 का इंटू होगा तो AD, DB प्लस AD अपॉन AD, इसी प्रकार से EC प्लस AE अपॉन AE आएगा। अब इस त्रिभुज में, ये वाली जो त्रिभुज है उसमें A B C D और E, AD प्लस DB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AD प्लस DB इज इक्वल टू टोटल AB होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो AD प्लस DB इज इक्वल टू AB, और इधर साइड इस भुजा के लिए AE प्लस EC इज इक्वल टू AC होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की दूरी, तो EC प्लस AE इज इक्वल टू क्या आया? AC। अब अपॉन AE ये आया।
ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर उल्टा कर देंगे, ऊपर ए डी चला जाएगा, नीचे ए बी, तो इस तरह भी होगा वैसा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्या किए, बस दो हर को अंश में और अंश को हर में लिख दिए। तो अगर इस पक्ष में वो बदलाव कर रहे हैं तो इस पक्ष में भी करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, जो लाना था, जो सिद्ध करना था वही ला गया। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यही सिद्ध करना था। ये रहा, है ना, यही सिद्ध करना था ना, आ गया। हैंस प्रूव्ड लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 2। क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है। क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्यू आर समांतर है टी एस के। ये वाली जो रेखा है वो समांतर है टी एस के। असमांतर भुजाओं, ये भुजा है और ये भुजा जो असमांतर है, समांतर नहीं है, क्यू टी और आर एस, क्यू टी और आर एस क्रमशः बिंदु ई और इस आर एस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। इस भुजा पर और इस भुजा पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर है ना। ये वाली भुजा और ये जो नई भुजा मिलेगी वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो दर्शाइए कि क्यू ई अपॉन ई टी बराबर है आर एफ अपॉन एफ एस के। ये हमें सिद्ध करना है। क्या क्या दिया हुआ है, क्यू को एस से मिलाइए, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्यू को एस से मिलाइए, मिला दिए, ये वाला चित्र मिला, है ना, ये एस। अब एस को मिलाया तो ई एफ को प्रतिच्छेद करती हुई एक बिंदु मिली जी, यहाँ पे एक बिंदु मिली जी, ई एफ को प्रतिच्छेद करती हुई। अब दिया है कि क्यू आर और टी एस दोनों एक दूसरे के समांतर है और ई एफ और क्यू आर भी एक दूसरे के समांतर है। ये दिया हुआ है, आकृति 2 से देख सकते हैं। इसलिए जब ये ई एफ क्यू आर से समांतर है और क्यू आर समांतर है टी एस के, तो ऑब्वियसली कि ई एफ समांतर होगा टी एस के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा टी एस के। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगर ई आर क्यू आर के समांतर है और क्यू आर टी एस के समांतर है तो ई एफ टी एस के भी समांतर होगी। अब त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया जब क्यू और एस को हम मिलाए तो क्यू आर एस से क्यू आर टी से सॉरी क्यू टी एस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, में ई जी, ई और जी, टी और एस दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना। ई जी और टी एस आपस में समांतर है क्योंकि ई एफ समांतर है टी एस के, क्योंकि ई एफ समांतर है टी एस के, ई जी समांतर है। बोल रहा है कि इस त्रिभुज में ई जी समांतर है टी एस के, क्योंकि हमें पता है ई एफ समांतर है टी एस के, ये प्रश्न में दिया हुआ था, है ना। तो जब ई एफ समांतर है टी एस के तो ई जी जो कि ई एफ पर ही स्थित है, तो ये जो बिंदु है यहाँ तक वो भी समांतर होगा टी एस के होगा। अब जब ये दोनों समांतर है तो जब समांतर होती है तब जो रेखा है वो जो दो भुजाओं को काटती है उसे समान अनुपात में बांट देती है। जब ये दोनों समांतर है तो क्यू ई बटे ई टी बराबर होगा क्यू जी बटे जी एस के, क्यू जी बटे जी एस के होगा। इस त्रिभुज से देखें हम तो ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से त्रिभुज एस क्यू आर से ये वाला त्रिभुज से
सेकेंड त्रिभुज जब बीच में लाइन खींचे तो 2 त्रिभुज में बढ़ गया, चतुर्भुज जो है वो, है ना। तो इस वाले त्रिभुज से बोल रहा है कि GF समांतर है QR के, GF समांतर है QR के। और जब ये GS और QR समांतर है तो ये जो GF इस दो भुजाओं को काट रहा है, तो जिस बिंदु पे काट रहा है ना, वो दोनों भुजा क्या हो गए, समान अनुपात में विभाजित हो गए। मतलब कि GS बटे QG बराबर होगा FS बटे RF के, अर्थात QG समांतर है, QG अपॉन GS बराबर RF अपॉन FS लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। इस दोनों समीकरणों में QG अपॉन GS दोनों कॉमन है। इस तरफ देखें तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। QE बटे ET बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से RF अपॉन FS से। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। प्रश्नावली 2। एक वृत्ताकार मैदान की, प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या सिर्फ बोल रहा है 52 मीटर है। ठीक है, इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए। इस मैदान का जो नक्शा है वो हमें कागज पर बनाना है, जिसमें पैमाना 13 मीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शाना है। बोल रहा है पैमाना कि 13 मीटर है ना, उसे इस नक्शे में 1 मीटर के रूप में, 1 सेंटीमीटर के रूप में हमें दर्शाना है। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी, तो नक्शे में उस मैदान की त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है, एक मैदान, वृत्ताकार मैदान ना, की त्रिज्या 52 मीटर है और पैमाना दिया हुआ है क्या पैमाना दिया हुआ है, 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में इस मैदान को नक्शे में, इस पैमाने का यूज़ करके हमें इस मैदान को नक्शे में दर्शाना है। तो मैदान की त्रिज्या नक्शे में होगी, कितनी होगी, नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। जब 13 मीटर बराबर बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर होगा, तो 52 मीटर बराबर कितना होगा, 52 बटे 13 सेंटीमीटर, है ना। जब 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना दिया हुआ है ना, तो 52 मीटर बराबर कितना होगा सेंटीमीटर में, 52 बटे 13 सेंटीमीटर। 13 एकम 13, 13 चौक 52, मतलब कि ये 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। एक मीटर 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो
या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 13 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/13 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया स्केल फैक्टर। अब इसी स्केल फैक्टर को हमें जो दिया हुआ है 52 मीटर, उससे गुणा कर देना है 1/13 को, है ना। तो 52 गुणित सेंटीमीटर में आ जाएगा, 52 गुणित 1/13, ये सेंटीमीटर में है स्केल फैक्टर, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? त्रिज्या की मैदान की त्रिज्या नक्शे में। अतः मैदान की त्रिज्या नक्शे में कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर होगी। अगर इसको ऐसे ओरली समझे तो एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जब 52 मीटर है और बोल रहे हैं कि 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसमें का 13 मीटर को 1 सेंटीमीटर नापते हैं तो 13 चौक 52 होता है। तो जब 13 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसको 4 भागों में बांटेंगे, 4 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 52 मीटर बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या नक्शे में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न। किसी आयत को दो आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। ये जो 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर वाली जो आयत दिया हुआ है ना, वो हमारा मूल आयत है। उसी मूल आयत को रखते हुए, पहले इस मूल आयत को रखते हुए इन दिए हुए पैमानों से हमें नए आयतों का निर्माण करना है। ये फैक्टर है ना, स्केल फैक्टर को रख करके नया आयत मिलेगा हमें। ये तो पहले वाले में तो पहले ये आयत की जो आकृति है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है वो 1 से कम है, 0.8 है, तो है ना। उसके बाद जो दूसरी स्केल फैक्टर दिया है उसको रखेंगे हम, तो आयत का आकृति जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 1.2 है, 1 से अधिक है। तीसरा जब रखेंगे 1.0, ये 1 के ही बराबर है, तो इसको अगर हम रखेंगे स्केल फैक्टर को, तो जो आकृति है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? पहले तो दिए हुए पैमाने से एक आयत बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। और इसी से हमें एक आयत बना लेना है जो कि हमारा मूल आयत होगा। ठीक है, नाप करके 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर का एक आयत हमें बना लेना है। अब क्रमशः दिए हुए स्केल फैक्टरों को लगा करके नए नए आयत हमें बनाना है। तो पहला स्केल फैक्टर दिया हुआ है 0.8। अच्छा, आयत बनाने के साथ साथ उस नए बने आयतों की भुजाओं की माप, जब नया आयत बनेगा स्केल फैक्टर लगाएंगे तो उसका भुजा के माप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह भी हमें बताना है। ठीक है, स्केल फैक्टर 0.8 हम एक बार चौड़ाई में लगाएंगे, एक बार लंबाई में लगाएंगे। तो चौड़ाई लगाएंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगा, और लंबाई में लगाएंगे तो लंबाई कम हो जाएगा। जो नया आएगा वही हमारा। अब आयत की लंबाई क्या मिलेगी? आयत की चौड़ाई देखते हैं पहले। तो आयत की चौड़ाई में स्केल फैक्टर लगा देंगे। चौड़ाई थी 5 सेंटीमीटर, अब हो गई 0.5 से गुणा किए तो 0.8 से गुणा किए 5 का, तो 8 पंचे 40 के 0, 40 8 पंचे 40 क्या आया?
4 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई स्केल फैक्टर हम लगाए 0.8, तो क्या हुआ, आयत की लंबाई क्या होगी, अब लंबाई थी 7.5, उस पर 0.8 को गुणा करेंगे तो इसका लंबाई भी बदल जाएगा, 7.5 से कम ही आएगा, 7.5 गुणी 0.8, 8 को शून्य हासिल में आ गया 4, 8 सत्ते 56, 57, 1 2 संख्या के बाद दशमलव मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो ये जो नया बयाना आयत है उसकी आकृति पहले से छोटी हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर लंबाई इस मूल आयत से कम हो गई है ना। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। एक भुजा निकालना था, दोनों भुजाओं ज्ञात करना था। तो पहले तो भुजा हमें मिल गई, भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर हो गई, ये वाला फैक्टर लगाए तो 0.8 वाला, और क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। अब आयत नया बना जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। सूत्र यही होता है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। अतः भुजाओं की माप होगी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर। आंसर पहले के लिए है ना। अब दूसरे देखते हैं। दूसरा जो स्केल फैक्टर दिया है उसके लिए आयत भी बदल जाएगा दूसरे स्केल फैक्टर के लिए। आयत की लंबाई क्या दी हुई है, स्केल फैक्टर क्या दिया हुआ है 1.2। तो आयत की लंबाई जब 1.2 लगाएंगे तो बदलेगा ना। आयत की लंबाई है चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, 1.2 इसका स्केल फैक्टर बदल रहा है ना, स्केल फैक्टर है 1.2। तो 5 वाली चौड़ाई में 1.2 जब स्केल फैक्टर लगाएंगे, 5 दूनी 10 को शून्य में 5 कम 5 1 6, क्या आ गया, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, 5 से 1 बढ़ के 6 आ गया, और लंबाई है 7.5 में 1.2 का स्केल फैक्टर लगेगा तो लंबाई भी बदलेगी, बढ़ेगी। 1.2 गुणित 7.5, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल में 1, 5 कम 5 1 6, 7 दूनी 14 के 4 हासिल में आया 1, 7 कम 7 1 8, 10 के शून्य हासिल में 1 9 सेंटीमीटर। नया बना आयत इस आकृति से बड़ी होगी। चौड़ाई क्या हो गई इसकी, बढ़ गई, लंबाई भी बढ़ गई। चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई 9 सेंटीमीटर। अब इस आयत के लिए ये मूल आयत से बड़ी हो गई, क्योंकि स्केल फैक्टर क्या है, 1 से अधिक है 1.2, इसीलिए आकृति बड़ी मिली। अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई दिया हुआ है आया मतलब 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई आया 6 सेंटीमीटर, 9 छिक्का 54 सेंटीमीटर। तो इस आयत के लिए भुजाओं की माप हो गई 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आंसर, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया दूसरा जब स्केल फैक्टर लगेगा 1.2 का तब। अब स्केल फैक्टर 1 बोल रहा है, 1 जब स्केल फैक्टर 1 हो तब क्या आता है आंसर देखते हैं। 1.2 से हटके 1, 5 1 कम 5 सेंटीमीटर और 7.5 1 कम 7.5 ही आएगा। तो ये जो मूल आकृति है उसी प्रकार की
दूसरी ही सेम टू सेम 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर वाली आकृति बनेगी, जो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि स्केल फैक्टर बदला क्या नहीं, 1.0 को 1 ही सेंटीमीटर ही है, स्केल फैक्टर क्या है 1 सेंटीमीटर ही है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, जब स्केल फैक्टर 1 रहेगा तो आयत की क्षेत्रफल वाला लंबाई गुड़ी चौड़ाई, लंबाई है 5, चौड़ाई है 7.5, गुणा करने पे 7.5 गुणित 5, 5 5 25 की 5 हासिल में आ गए 2, 7 5 35 35 36 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जब स्केल फैक्टर 1 रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई मतलब कि भुजाओं की माप में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन और हाँ क्षेत्रफल मिलेगा उसी भुजाओं की माप पे नया क्षेत्रफल मिलेगा हमें 3.37.5। यही हमारा आंसर है। तो भुजाओं की माप हो गई 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, और तीसरे के लिए और क्षेत्रफल मिला 37.5 सेंटीमीटर। आंसर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ, इन स्केल गुणक को लगा के हमने आयत की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता किया। स्केल गुणक 1 मानने पर मिला आयत क्या वास्तविक आयत के सर्वांग सम है? हाँ, उसी के जैसे तो है, सेम है ना, तो उसी के जैसे है। हाँ, अब तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, आकृति 12 में MN समांतर है ST के, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।